नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 7 मई 2020 और स्वागत है आपका प्लेन बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल टोमान के बारे में है। टोमान क्या है? ये ईरान की नई करेंसी होगी। इस सिलसिले में ईरान की पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया है। अब ये प्रपोजल पहुंचेगा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खोमेनी की अध्यक्षता वाली एक कमेटी के पास, और अगर ये कमेटी अप्रूवल दे देती है, जो कि दे ही देगी, उसके बाद टोमान औपचारिक रूप से ईरान की नई करेंसी होगी। इससे पहले देखो, ईरान की करेंसी है रियाल। क्वेश्चन उठता है, करेंसी चेंज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो, जब से 2018 में यूएसए ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर आया है, तब से डॉलर के मुकाबले में ईरान की करेंसी रियाल की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गई। ऑलमोस्ट $1 इजिकल टू 1,56,000 रियाल तक वैल्यू पहुंच गई। महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई ईरान में। ट्रांजैक्शंस में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो लास्ट की 4 जीरो हटाने के लिए रियाल की जगह टोमान करेंसी को अब अपना रहा है ईरान। होगा क्या? 1 टोमान इजिकल टू 10,000 रियाल, ऐसा होगा। तो मतलब पहले जिसके पास 1 लाख रियाल हैं, तो इसका मतलब उसके पास सिर्फ 10 टोमान होंगे। समझ गए? मतलब लास्ट की 4 जीरो हटाने के लिए ईरान ने करेंसी को चेंज करने का फैसला लिया है। 10,000 रियाल इजिकल टू 1 टोमान। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल यूनिसेफ लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? यूएन चिल्ड्रन फंड यानी यूनिसेफ ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है, लॉस्ट एट होम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कहा गया है 2019 में 33 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए, जिसमें से 25 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, जैसे अर्थक्वेक, बाढ़, दूसरे डिजास्टर्स, और 8.5 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस की वजह से। और देखो, 2019 में टोटल 33 मिलियन लोग जो ये डिस्प्लेस हुए, इनमें से 12 मिलियन बच्चे थे। 3.8 मिलियन बच्चे डिस्प्लेस हुए कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस की वजह से, और 8.2 मिलियन बच्चे डिस्प्लेस हुए वेदर रिलेटेड इवेंट्स की वजह से, मतलब नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से। इंडिया के स्टेटस की बात करें, इंडिया में देखो 5 मिलियन यानी 50 लाख लोग इंटरनली डिस्प्लेस हुए। इंटरनली डिस्प्लेस होने का मतलब इंडिया में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, कन्फ्लिक्ट की वजह से, वायलेंस की वजह से। यहाँ पर आंकड़ा अलग अलग नहीं है, मतलब अलग अलग नहीं बताया हुआ कि नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से कितने लोग इंडिया में इंटरनली डिस्प्लेस हुए, और दूसरी तरफ कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस की वजह से कितने लोग 2019 में इंटरनली डिस्प्लेस हुए। दोनों का मिला के आंकड़ा है टोटल 5 मिलियन। यूनिसेफ की बात करें, ये विभिन्न देशों की मदद करता है बच्चों की जनरल वेलफेयर सुनिश्चित करने में और बच्चों की हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन इम्प्रूव करने में। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1946 में। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वार में बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था, तो बच्चों को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए यूनिसेफ को इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। 1965 में नोबेल प्राइज़ फॉर पीस दिया गया था यूनिसेफ को। फंडिंग कहाँ से आती है? गवर्नमेंट भी फंडिंग देती है यूनिसेफ को, इसके अलावा प्राइवेट कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी आता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल साइलेंट हाइपोक्सिया के बारे में है। हाइपोक्सिया का क्या मतलब होता है? देखो, जब ब्लड में इनफ ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती या फिर बॉडी टिश्यूज़ में इनफ ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती, तो इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया या तो पूरे बॉडी में हो सकता है, मतलब पूरी बॉडी में ब्लड में इनफ ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो, ऐसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट में, पर्टिकुलर रीजन में जो ब्लड है, ब्लड टिश्यूज़ हैं, वहाँ पर इनफ ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो। अब क्वेश्चन ये उठता है, अगर ऐसा होता है, मतलब हाइपोक्सिया होता है, तो क्या होता है, कैसे सिम्टम्स इमर्ज होते हैं?
जब देखो हाइपोक्सिया होता है तो पूरी बॉडी लिथार्जिक हो जाती है, मतलब आलसीपन सा फील होने लगता है, कन्फ्यूजन वाली स्टेट डेवलप हो जाती है और दिमाग ठीक से काम नहीं करता, क्योंकि देखो ब्रेन तक इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, क्योंकि ब्लड में ही इनफ ऑक्सीजन अगर अवेलेबल नहीं है तो ब्रेन तक इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। देखो सामान्यतः आर्टरीज में ऑक्सीजन का जो दबाव होता है वो 75 से लेके 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक होता है, और नॉर्मल पल्स ऑक्सीमीटर, इस पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में हम जानेंगे, फिलहाल आप इतना जान लीजिए, पल्स ऑक्सीमीटर में रीडिंग्स 95 से लेके 100% तक है तो ठीक है, लेकिन अगर पल्स ऑक्सीमीटर में अगर वैल्यू 90% से कम है तो मतलब बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम है। और देखो पल्स ऑक्सीमीटर अगर वैल्यू 88% से कम दिखाता है, ये है पल्स ऑक्सीमीटर, 88% से कम अगर ये वैल्यू दिखाता है तो इसका मतलब हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता है। आप जान लीजिए पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में, इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल का पता लगाने के लिए। ये डिवाइस क्या मेज़र करता है, आरबीसी में ऑक्सीजन के सैचुरेशन को मेज़र किया जाता है पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा। इसको उंगली के साथ अटैच किया जा सकता है इस प्रकार से, या फिर अंगूठे के साथ, नाक के साथ, पैर की उंगलियों के साथ, कान के साथ, माथे के साथ, कहीं पर भी इसको अटैच किया जा सकता है और ब्लड में ऑक्सीजन की सैचुरेशन का पता लगाया जा सकता है। ये प्रोसेस देखो इजी है, दर्द नहीं होता, और इस पल्स ऑक्सीमीटर को दोबारा भी यूज़ किया जा सकता है और इवन डिस्पोज भी किया जा सकता है इस्तेमाल करने के बाद। खैर देखो हमें इस आर्टिकल में साइलेंट हाइपोक्सिया के बारे में बात करनी थी, ना कि सिर्फ हाइपोक्सिया के बारे में। देखो होता क्या है, जब बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है ना तो सांस लेने में परेशानी होने लगती है, मतलब सांस अच्छे से नहीं आता। बट कोविड-19 के कुछ पेशेंट्स में साइलेंट हाइपोक्सिया देखने को मिला है, मतलब बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम है लेकिन फिर भी ये समस्या बहुत लेट जाके पैदा हुई, सांस लेने में तकलीफ वाली। अगर देखो शुरुआत में ही सांस लेने में तकलीफ होगी तो पता लग जाएगा ना कि बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम है, उस पर्सन को हॉस्पिटलाइज करवाया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल भी काफ़ी कम है लेकिन सांस भी ठीक से आ रहा है तो दिक्कत की बात है, एकदम से डेथ भी हो सकती है इस केस में, और इसी कंडीशन को कहा जाता है साइलेंट हाइपोक्सिया। अच्छा, वैसे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि ऐसा क्यों होता है, सांस लेने में तकलीफ की जो प्रॉब्लम होती है ये क्यों होती है? क्या ये बॉडी में ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है? इसका आंसर है नो। देखो सांस लेने में जो तकलीफ होती है ना वो बॉडी में CO2 के लेवल के बढ़ने के कारण होती है। जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसी समय CO2 का लेवल भी बढ़ जाता है और लंग्स CO2 को बॉडी से निकाल नहीं पाते, बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, इसी वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है। और इस मेडिकल डिवाइस के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं, पल्स ऑक्सीमीटर, जिसकी सहायता से बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल का पता लगाया जा सकता है। बॉडी में मतलब ब्लड में, जब भी हमने बात की इस आर्टिकल में कि बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल मतलब ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल गरुड़ पोर्टल के बारे में है। गरुड़ पोर्टल का पूरा नाम है गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। देखो ड्रोन्स को ऑपरेट करने के लिए एविएशन मिनिस्ट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना काफ़ी ज़्यादा टाइट हैं, लेकिन जैसा आपको पता है अभी काफ़ी सारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ के द्वारा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस के द्वारा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है लॉकडाउन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, इवन सैनिटाइजेशन के पर्पजेज़ के लिए। तो काफ़ी सारे इन कामों में एविएशन मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस का उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है। तो इसे अवॉइड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ये पोर्टल लॉन्च किया है, गरुड़ पोर्टल। कोई भी एजेंसी जो रूल्स से इतर जाके मतलब
ड्रोन्स का इस्तेमाल कोई एजेंसी करना चाहती है सैनिटाइजेशन पर्पज़ के लिए या फिर कोविड-19 से निपटने के लिए किसी दूसरे काम में, और रूल का वायलेशन होता है, तो रूल को वायलेट करने से पहले वो एजेंसी जल्दी से इस पोर्टल पे जाके एग्जम्पशन मांग सकती है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से कि भैया वैसे हम जिस प्रकार से ड्रोन का इस्तेमाल करने वाले हैं वो रूल के अगेंस्ट है, बट हम कोविड-19 से निपटना चाहते हैं, आप हमें एग्जम्पशन दे दीजिए। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री पोर्टल की सहायता से जल्दी उस एजेंसी को या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एग्जम्पशन दे देगी कि ठीक है, आप कोविड-19 से निपट रहे हो तो आप इस प्रकार से ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हो, हम आपको एग्जम्पशन देते हैं। तो ये ग्रुड पोर्टल लॉन्च किया गया है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल पुलिट्जर प्राइज के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में 3 फोटो जर्नलिस्ट ने पुलिट्जर प्राइज जीता कश्मीर के ऊपर कवरेज करने के लिए। तो पुलिट्जर प्राइज के बारे में हम जान लेते हैं। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स में अगर किसी ने न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, ऑनलाइन जर्नलिज्म में, लिटरेचर में, म्यूजिकल कंपोजिशन में अच्छा काम किया है तो उसे पुलिट्जर प्राइज़ दिया जाता है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1917 में। एक न्यूज़पेपर पब्लिशर थे जोसेफ पुलिट्जर, इनकी डेथ हुई थी और डेथ से पहले ये अपनी विल लिख कर गए थे कि जो मेरा ये पैसा है उसकी सहायता से एक प्राइज़ इस्टेब्लिश किया जाए, पुलिट्जर प्राइज़। तो उसके बाद से ही हर साल पुलिट्जर प्राइज़ दिया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में उन लोगों को जो अच्छा काम करते हैं इन एरियाज़ में। तो आपको लगा होगा कि इंडियन फ़ोटो जर्नलिस्ट को कैसे ये अवार्ड दिया जा सकता है। देखो, वो जर्नलिस्ट एपी के लिए काम करते हैं। एपी मतलब एसोसिएटेड प्रेस, जैसे हमारा ANI है, उसी प्रकार से नॉन प्रॉफिट न्यूज़ एजेंसी है USA की AP यानी एसोसिएटेड प्रेस। इस प्राइज़ को एडमिनिस्टर किया जाता है न्यूयॉर्क सिटी में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। प्राइज़ जिसको भी ये मिलता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, $15,000 का कैश अवार्ड दिया जाता है, और पब्लिक सर्विस कैटेगरी में जो विनर होता है उसे गोल्ड मेडल दिया जाता है। चलते हैं आगे। इसके बाद हमारा जो आर्टिकल है लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? चाइना ने एक नया रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च किया है जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 5, और या फिर चैंगजैंग 5, मतलब आप कुछ भी कह लीजिए, या फिर लॉन्ग मार्च 5B कह लीजिए, या फिर चैंगजैंग 5 कह लीजिए। इसको डेवलप किया गया है चाइना एकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी के द्वारा। इस रॉकेट की सहायता से चाइना ने एक स्पेसक्राफ्ट का नमूना भी स्पेस में भेजा। एक्चुअली देखो, चाइना का एम्बिशन ये है कि जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसी प्रकार का अपना एक खुद का परमानेंट स्पेस स्टेशन इस्टेब्लिश किया जाए। इसके अलावा चाइना का एम्बिशन ये भी है मून पर चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाए। अभी तक देखो, USA एकमात्र ऐसा देश है जो मून पर अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेज पाया है। चाइना भी चंद्रमा पर अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजना चाहता है। इन्हीं एम्बिशंस पर काम करते हुए चाइना ने इस रॉकेट का एक्सपेरिमेंट किया। ये पहला चाइनीज़ लॉन्च व्हीकल है जिसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि इसका फोकस होगा नॉन हाइपरगोलिक लिक्विड रॉकेट प्रोपेलेंट्स पर। देखो, हाइपरगोलिक लिक्विड रॉकेट प्रोपेलेंट्स का क्या मतलब होता है? इसमें यह होता है रॉकेट के कंपोनेंट्स है जैसे ऑक्सीडाइज़र, फ्यूल, वो जैसे ही आपस में एक दूसरे के टच में आते हैं, इग्निशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इग्निशन मतलब आग लग जाती है और रॉकेट ऊपर जाने लगता है। ये स्पॉन्टेनियसली होता है। जैसे ही रॉकेट के ये कंपोनेंट्स फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो इग्निशन स्टार्ट हो जाता है। ये कुछ और दूसरे फीचर्स भी बताए गए हैं लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के। जैसे अगर देखो किसी सैटेलाइट को लॉन्च करना हो लो अर्थ ऑर्बिट में तो 25,000 किलोग्राम तक का सैटेलाइट लॉन्च किया जा सकता है, और अगर सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट में लॉन्च करना हो तो 14,000 किलोग्राम तक का सैटेलाइट लॉन्च किया जा सकता है। इस रॉकेट की सहायता से एक प्रोटोटाइप स्पेसशिप भी लॉन्च किया गया। देखो, प्रोटोटाइप का मतलब होता है नमूना। एक स्पेसशिप चाइना डेवलप करना चाहता है जिसकी सहायता से चाइना
2022 से पहले कंप्लीट होने वाले अपने स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजेगा। इसके अलावा इवेंचुअली चंद्रमा पर चाइना अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजना चाहता है, उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा उसी स्पेसशिप के लिए। स्पेसशिप अभी पूरी तरह से बना नहीं है और उसी का नमूना लॉन्च किया गया चाइना के द्वारा इस रॉकेट की सहायता से। आप एक प्रकार से कह सकते हो स्पेसशिप को चेक करने के लिए चाइना ने इस स्पेसशिप का नमूना भेजा इस रॉकेट के साथ। अब लास्ट में 2 मिशंस के बारे में ये आर्टिकल है। वंदे भारत मिशन सरकार ने लॉन्च किया है। विदेश में जो भारतीय फंसे हुए हैं उन्हें फ्लाइट्स के माध्यम से वापस लाने के लिए 7 मई से लेकर 13 मई के बीच 64 फ्लाइट्स ऑलमोस्ट 15,000 भारतीय जो विदेश में फंसे हैं उन्हें लेकर आएंगी और इसी का नाम है ये वंदे भारत मिशन। देखो 1990 में कुवैत से ऑलमोस्ट 1,70,000 भारतीयों को इवैक्यूएट किया गया था। उसके बाद ये सबसे बड़ा ऑपरेशन होगा। और दूसरी तरफ समुद्र सेतु मिशन, ये क्या है? देखो इंडियन नेवल शिप्स जलाश्वा एंड मगर ये प्रेजेंटली रिपब्लिक ऑफ मालदीव की जो राजधानी है माले, वहाँ पर जा रही हैं और वहाँ से ऑलमोस्ट 1,000 भारतीयों को इवैक्यूएट किया जाएगा पहले फेज में। इसी का नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु। मतलब सिर्फ इतना नहीं कि हाँ मालदीव से भारतीयों को लेकर आना है, इसके अलावा भी इंडियन नेवी दूसरी जगहों पर भी जो इंडियन सिटीजन्स फंसे हुए हैं वहाँ से उनको लेके आएगी। ओवरऑल इंडियन नेवी के इस मिशन का नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। लास्ट में अब जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आप बताइए हाइपोक्सिया क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड में और ब्लड टिश्यूज़ में इनफ ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, ये ट्रू है। दूसरी स्टेटमेंट, समुद्र सेतु मिशन क्या है? क्या पर्शियन गल्फ में और गल्फ ऑफ अमान में जो इंडिया के फ्लैग वाले वेसल्स हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए है ये समुद्र सेतु मिशन? मैं फिर से बोलता हूँ, पर्शियन गल्फ में और गल्फ ऑफ ओमान में इंडिया के झंडे वाले जो वेसल्स हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए है ये समुद्र सेतु मिशन? नहीं, ये मिशन जो भारतीय विदेश में फंसे हुए हैं इंडियन नेवी उनको वापस इंडिया में लेके आएगी उसके लिए है। नेक्स्ट, टोमान, ये क्या है? इज़राइल ने अपनी करेंसी को शेकल से टोमान में बदला है क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये भी गलत स्टेटमेंट है। ईरान की करेंसी थी पहले रियाल और अब ईरान अपनी करेंसी बदल के रखना चाहता है टोमान, क्योंकि डॉलर के मुकाबले में रियाल की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो गई है। इजराइल का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट, लॉन्ग मार्च 5B, ये चाइनीज़ हैवी लिफ्ट लॉन्च सिस्टम है। बिल्कुल ठीक। सबसे लास्ट में यूनिसेफ, ये यूएन का स्पेशल प्रोग्राम है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1946 में और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। याद कीजिए न्यूयॉर्क में है या फिर वाशिंगटन में है? आंसर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है यूनिसेफ का, सॉरी, यहाँ पर देखो। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।